नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो में 2024 मेगा रिटर्न का महापूल। मैं हूं प्रियंका उपल और अब हम इस शो में आगे बात करने वाले हैं उन खास स्टॉक्स की जो 2024 में आपको एक बड़ा रिटर्न दे सकते हैं और ये बेस्ड है सारे के सारे एक एक्सपर्ट ओपिनियन पे। इनफैक्ट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूड्स ब्लूमबर्ग से पिक किए हैं और उसके चलते कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में एक खास सर्वे बेसिस पर कुछ रैशनल लेकर आए हैं जिसके चलते आपके लिए अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। यहाँ से अगर आप उन स्टॉक्स को खरीदते हैं तो आपका कितना मुनाफा हो सकता है, कितना रिटर्न आपको ओवर द टाइम मिल सकता है, इसी पर ये सारी खास चर्चा होगी। और मेरे साथ इस पूरी चर्चा में इस रिसर्च को बढ़ाने के लिए शरद भी बने हुए हैं। पहले चलिए शो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो कुछ खास स्टॉक्स हैं और इनके पीछे की वजह भी हमारे सामने हम शरद को लेकर आएंगे। वो बताएंगे कि क्यों ब्लूमबर्ग ने कोट किया है उस स्टॉक में अपसाइड का, और साथ ही फंडामेंटल गेस्ट हमारे साथ होंगे जो हमें मदद करेंगे राइट स्ट्रैटेजी कार्व आउट करने में। हमारे साथ विवेक कारवा हैं और हमारे साथ सनी अग्रवाल भी आगे शो में जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विवेक, वेलकम टू द स्पेशल शो। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले इस रिसर्च को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे साथ शरद हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ बने हुए हैं। इन्होंने खास एक स्टॉक पिकिंग की है, चेरी पिकिंग करके। इनफैक्ट शरद हमारे लिए कुछ स्टॉक्स लेके आए। शरद, कैसे बांटने, पहले चलिए निफ्टी के कुछ स्टॉक्स बता दें। जी बिल्कुल, हम लोग जो है अपनी डिस्कशन जो करेंगे, ऑफ कोर्स निफ्टी रहेगा पहले, फिर मिड कैप आएगा, फिर आपके स्मॉल कैप आएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है निफ्टी 50 के जो अगले 12 महीने में जो टारगेट प्राइस है एनालिस्ट कम्युनिटी का, सबसे ज़्यादा कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल देखने मिल सकता है, इस लिस्ट में आता है एसबीआई लाइफ। यहाँ पे लगभग 40% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स याद रखिए, ईयर एंड के जो मार्जिन्स होते हैं वो हायर होंगे और लो कॉस्ट रेशियो, इस पे जो है एक बेनिफिट मिलेगा। यूपीएल भी फोकस में रहेगा, 39% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। और दो अहम ट्रिगर है इनके, ग्लोबल एग्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ रही है और डेट रिडक्शन पे भी कंपनी फोकस कर रही है। एसबीआई फोकस में रहेगा, यहाँ पे भी 35% के ऊपर का रिटर्न का एक्सपेक्टेशंस है। और दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, जो आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट, वो लगभग 1% बढ़ने वाला है। और आरओई वो भी जो मैनेजमेंट कह रही है कि 15% के ऊपर रहेगा। इसके अलावा बैंकिंग स्पेस से एक और नाम आता है, वो है इंडसइंड बैंक। यहाँ पे दो अहम ट्रिगर हैं, ऑफकोर्स प्रमोटर बाइंग भी देखने मिल रही है। और दूसरे अलावा जो Q4 अपडेट्स आ रहे हैं इस बैंक के, जो है बहुत अच्छे शानदार अपडेट्स भी देखने मिल रहे हैं। और आखिरी लिस्ट में आने वाला है हिंडाल्को, जहाँ पे ऑलमोस्ट 32% का गेंस एक्सपेक्टेड है। हाल ही में कंपनी ने अपनी कैपेक्स प्लान को भी हाफ की ताकि वो कॉस्ट रिडक्शन प्लान्स पे जाए। और नोवेलिस मार्केट्स में अंडर परफॉर्मेंस देख रही है, तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म में जो है प्रेशर स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है ब्रोकरेजेस के जो है अभी भी बुलिश नजरिया है। ओके, तो ये आपने हमारे लिए कुछ स्टॉक्स लिस्ट किए हैं निफ्टी से, जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसबीआई लाइफ, एसबीआई की, यूपीएल की, हिंडाल्को और इंडसइंड बैंक की। तो ये तो रैशनल शरद ने हमें प्रेजेंट किया। शरद, अब आप हमारे साथ बने रहे, हम बाकी स्पेसेस भी आपसे डिस्कस करेंगे। विवेक है हमारे साथ। विवेक, पूरी इस थीम में 5 स्टॉक्स इनफैक्ट, और रिटर्न अच्छे डिसेंट 30 से 40% के रिटर्न है आज। इनफैक्ट हम इस बार बात ही कर रहे थे कि जब सारे बैंक्स में एक पॉलिसी से पहले जब हम देख भी रहे थे, थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन इंडसइंड बैंक वीक नहीं हो रहा था क्योंकि प्रमोटर की बाइंग लगातार उसमें जा रही है। वो एक बड़ा रीजन है। दूसरे जो अच्छे रैशनल निकल कर आ रहे हैं हिंडाल्को के लिए, कि जो जितने नेगेटिव फैक्टर्स एट प्ले थे वो हो चुके हैं। दूसरे इनफैक्ट पॉजिटिव्स को अब देखना चाहिए। सो आप हमें क्या व्यू प्रेजेंट करेंगे इन स्टॉक्स पे? देखिए, जो रिसर्च है आपका, उससे मतभेद तो ये नहीं है कि कोई एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेल रिकमेंडेशन तो है नहीं। हाँ, टारगेट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क हो सकता है, लेकिन जो आपने अभी 3-4 स्टॉक्स लिए हैं उसमें इंडसइंड बैंक मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन भी आप अगर देखो तो प्रियंका काफी अंडर वैल्यूड लग रहा है ये पूरे के पूरे स्पेस में। तो मतलब स्टॉक आराम से आपको करीबन 1300 से लेके 1310 का टारगेट दे सकता है, जहां पे ये मैं बोलूंगा एक फेयर वैल्यू टू से एक्सपेंसिव वैल्यूएशन का बीच का हिस्सा मानूंगा मैं। तो करीबन 1310 ये आराम से जा सकता है। और इसमें जितनी भी नेगेटिव न्यूज अब तक आ रही थी प्रमोटर के साइड से, अब वो पॉजिटिव में बदल रही है, क्योंकि जब भी देखिए प्रमोटर अगर स्टेक बढ़ा रहा है तो प्रमोटर से ज्यादा कितना भी रिसर्च कर लो हमको नहीं पता चलेगा। और अगर प्रमोटर बढ़ा रहा है तो कोई ना कोई उसमें कारण है। तो लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। और एक पैनिक लो बनाया था 800, वो वापस नहीं आएगा, और 1000 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसमें।
ठीक है, आपको इंडसइंड बैंक इसमें पसंद आता है। सनी भी है हमारे साथ। सनी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस काउंटर तो बहुत समय से कहीं चले ही नहीं थे, लेकिन एसबीआई लाइफ पर ये जो एक व्यू बनता दिख रहा है, और इनफैक्ट एसबीआई भी फॉर दैट मैटर, क्रेडिट ग्रोथ शानदार है अक्रॉस द इंडस्ट्री। पीएसयू स्पेस में एसबीआई की आरओई इनफैक्ट 1% से ज्यादा, ये तो सारे बड़े ट्रिगर्स हैं। और इनफैक्ट अभी रिसेंट भी हमने जब एसबीआई के चेयरमैन से जब बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर ने, तो अब भी उन्होंने कहा कि अच्छी हेल्दी क्रेडिट ग्रोथ आगे भी देखने को जारी रह सकती है। आपको इस पूरे स्पेस में जो निफ्टी के हमने 4-5 काउंटर्स की बात की, इसमें से कौन सा सबसे अट्रैक्टिव दिखता है? आपके टारगेट्स क्या है? गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली माफ कीजिएगा, मैं एसबीआई की कोई भी ग्रुप कंपनी के ऊपर कोई व्यू नहीं दे सकता हूँ कंप्लायंस के कारण। तो मेरा जो आपने जो लिस्ट सजेस्ट की उसमें से मेरा टॉपिक मेरा भी इंडसइंड बैंक की रहता है। इंडसइंड बैंक का जैसे विवेक जी ने बताया कि इट्स अंडर वैल्यूड कंपनी, प्रमोटर का बाइंग चल रहा है उसमें। एट द सेम टाइम हमें लगता है कि आगे जाके अगले 2 साल तक इसमें 15% पीपीओपी जो कि अपने कहते हैं प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आना कोई बड़ी बात नहीं है। वैल्यूएशन में कंफर्ट है, 2 प्राइस टू बुक के नीचे ट्रेड हो रहा है। और डेफिनेटली जो जिस तरह से आज हमने आरबीआई पॉलिसी देखी, इसमें लगता है कि जो रेट हाइक साइकिल एक लंबा पॉज अब आरबीआई यहाँ से लेगा। डेफिनेटली एक इनकमिंग डेटा जो है इन्फ्लेशन और ग्लोबल जो डेटा है उसको ट्रैक करते हुए, तो ये कहीं ना कहीं जब रेट साइकिल जब पीक होगा तो डेफिनेटली एक नीम भी स्टेबल होंगे। फोर्थ क्वार्टर में हम देखेंगे कि सभी बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपांड होंगे, एंड देन फॉर FY24 इट विल स्टेबलाइज एट सर्टेन लेवल। सो मेरी पसंद भी इंडसइंड बैंक रहेगी विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1300 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, आप दोनों को इंडसइंड बैंक पसंद आता है, लेकिन कुछ और स्टॉक्स भी हैं। हिंडाल्को पर क्या व्यू रहेगा? वेरी क्विकली विवेक, और फिर आगे सनी का भी व्यू लेते हैं। देखिए, हिंडाल्को एक तो मेटल स्पेस, यहाँ से अब इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ना एक फॉल्ट आता है तो मेटल स्पेस यहाँ से पॉजिटिव रहेगा, पहला चीज। और जिस हिसाब से चाइना भी अब बहुत अग्रेसिव होकर रखा है, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम स्पेस उसके कारण एक्सटेंड दिखाएगा। और एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है। ऑफकोर्स टारगेट तो मैंने सिर्फ 430 का दिया है आपके शो के लिए, लेकिन ये लॉन्गर टर्म में मुझे लगता है कि ये 600 रुपए का स्टॉक भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और आगे चल के जो भी नोवेलिस का है वहां से भी आपको एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा। जो भी नेगेटिव हो रहा था प्रियंका ग्लोबली, अब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, चाइना ओपन अप हो रहा है, ईवी का भी एक प्ले है एल्यूमिनियम में, तो ये सब अगर फैक्टर देखो तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग प्ले है ये। और 600 भी लॉन्गर टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए 430। ठीक है, ओके। यूपीएल पर क्या व्यू रहेगा सनी आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबली जो एग्रो डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें भी एक जो पी इन्वेस्टमेंट का एक ट्रिगर था वो नहीं आई, उसके बाद स्टॉक काफी पिटा भी, लेकिन अब ये लगातार एक सस्टेन्ड मूव दिखा रहा है। यूपीएल पर क्या व्यू और टारगेट रहेगा? या तो यूपीएल में हमने देखा था कि जो थर्ड क्वार्टर के नंबर थे यूपीएल के काफी स्ट्रांग नंबर आए थे, और मैनेजमेंट ने ये एक आश्वासन भी दिया था स्ट्रीट को कि इन द फोर्थ क्वार्टर दे विल रिपे $2 बिलियन ऑफ डेट। तो अगर मैं कंपनी के बुक पे नेट डेट की बात करता हूँ, तकरीबन $3.3 बिलियन का डेट है कंपनी के बुक पे। और अगर जो कंपनी ने कहा है कि $2 बिलियन का डेट वो रिपे करेंगे, एंड इफ दे आर एबल टू डू इट, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूपीएल में एक रेटिंग की एक पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग टर्म के एंगल से 900 रुपए का प्राइस टारगेट हमें लगता है। फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट देखने के बाद डेफिनेटली इसमें पोजीशन बनाना चाहिए, मेरी ये राय रहेगी। ठीक है, तो यूपीएल पे आपका टारगेट क्या है सनी? 900 रुपए? 900 रुपीज। ओके, ठीक है। सो ये एक बार वेरी क्विकली टारगेट्स दिखाते थे। यूपीएल पे 900 सनी को लगता है। इससे पहले हम हिंडाल्को विवेक के साथ डिस्कस कर रहे थे, उन्हें लगभग 430 का टारगेट हिंडाल्को पे लगता है, और यूनानिमसली दोनों को इंडसइंड बैंक पसंद आता है। लगभग 1300 के टारगेट्स इंडसइंड बैंक पे सनी और विवेक दोनों ने दिए हैं। तो यानी निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को तो हमने डिस्कस किया। अब शरद से मिड कैप स्पेस में पूछते हैं कि शरद, आपकी मिड कैप में कहाँ रिसर्च है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो थोड़े बीट एंड डाउन स्टॉक्स देखने मिले, ऑफ कोर्स याद रखिए हाई बीटा स्टॉक्स ये होते हैं, लेकिन फोकस में रहेगा ऑफ कोर्स पिरामल एंटरप्राइज। यहाँ पे ऑलमोस्ट 61% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह जो एक्सपेंशन हो रही है रिटेल और कंज्यूमर सेगमेंट में, वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आगे रह सकता है। बंधन बैंक में भी 48% का ग्रोथ का अनुमान है अगले 12 महीने में। और यहाँ पे जो MFI सेगमेंट होती है वहाँ पे, और जो ग्रामीण सेगमेंट होती है उसमें एक अच्छी पिकअप देखने मिल सकती है आगे जाते हुए। तो इसके कारण जो एनालिस्ट बुलिश हैं। पतंजलि फूड्स में भी जो है ओवरऑल देखिए करेक्शंस हुई हैं, और जो रूरल डिमांड है अगर आगे जाते हुए पिकअप होती है अगले 1 से 2 क्वार्टर में, तब भी देख सकते कि एक अच्छी मूवमेंट स्टॉक में देखने मिल सकती है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, यहाँ पे भी 47% का 12 मंथ टारगेट प्राइस का जो गैप कहेंगे, इसमें जो है मिड साइज प्रोडक्ट्स होती है उसमें देख रहे कि एक अच्छी डिमांड देखने मिल रही है, और एक इन हाउस ब्रांड्स होती है तो उसमें क्या होता है मार्जिन्स
लेवल ज़्यादा होते तो उस पर भी पुश हो रही है। तो ये दो अहम ट्रिगर रहने वाले हैं। और आखिर में मैं बात करूँगा बैंक ऑफ इंडिया का, लगभग 46% का ग्रोथ का एस्टिमेशन है। और ओवरऑल देखा जाए तो क्रेडिट कॉस्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि ग्रो करने वाली है इस बैंक के लिए। ऑलराइट, काफ़ी इंटरेस्टिंग नेम्स आपने शरद पिक किए हैं। इनफैक्ट पिरामिल एंटरप्राइज जब से डीमर्ज किया पिरामिल फार्मा को, तो वहाँ से हमने देखा कि पिरामिल फार्मा तो नहीं चला, पिरामिल एंटरप्राइज भी एक बहुत डाउन साइड पर, और वो भी एक रेंज में फंसा रहा। लेकिन अब जो ये अपने रिटेल और कंज्यूमर सेगमेंट पे इतना जोर दे रहे हैं और एक मैसिव राइट्स इशू भी किया उन्होंने, यहाँ से कहाँ वैल्यू दिखती है? विवेक, आप बताएं, पिरामिल एंटरप्राइज पे क्या व्यू रहेगा? प्रियंका, देखिए, पिरामिल एंटरप्राइजेस ले लो या फिर पूनावाला ले लो, एक दो और स्टॉक्स है, जैसे अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये सारे के सारे कंपनीज रिटेल पे फोकस कर रहे हैं। और जो रिटेल पे कंपनीज फोकस करेंगे उनको ग्रोथ ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगी। और आईडीएफसी भी उसमें एक एग्जांपल है। तो मुझे लगता है कि इतना टूटने के बाद स्टॉक और राइट्स इश्यू आने के बाद ये एक अग्रेसिव प्ले हो सकता है। और मैनेजमेंट का चार्ट क्लियर है कि रिटेल पे ज्यादा फोकस करना है, और जहां पे मार्जिन भी आपको ज्यादा मिलते हैं, निम्स कभी भी उधर ज्यादा रहते हैं। तो टारगेट अच्छा रहेगा ये, करीबन 800 रुपए ऑन पिरामिल एंटरप्राइजेस। और देखिए, एनबीएफसी ऐसे सेगमेंट और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ से जैसे ही और रिकवरी की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे आपको डबल डिजिट ग्रोथ अगले एक साल में दिखा सकता है। तो 800 रुपए का एक से बहुत लो टारगेट है मेरा, उससे ज्यादा दिखा सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है मुझे स्टॉक। और ये इनफैक्ट फेयर वैल्यूएशन पे भी है, अंडर वैल्यूड लग रहा है काफी। अंडर वैल्यूड लगता है पिरामिल एंटरप्राइज, और यहाँ विवेक टारगेट दे रहे हैं लगभग 800 रुपए का। दो पीएसयू स्पेस को भी यहाँ पर मिड कैप पीएसयू को भी इंक्लूड किया है शरद अपनी रिसर्च में, सनी, बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही बंधन बैंक। दोनों में ऑफ कोर्स जो एक क्रेडिट ग्रोथ है और साथ ही जो पूरे एमएफआई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वो बड़े रीजन साइड किए हैं। आप क्या टारगेट देखते हैं इस दोनों स्टॉक्स पर? या तो बंधन बैंक में हमें लगता है कि जो प्राइस टारगेट है 300 रुपीज का विद एन वन ईयर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि रिलेटिवली कंपेयर टू अदर बैंक्स जो बंधन बैंक है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें आई है। बट मुझे लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी है जो कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है, बैंक के स्टॉक प्राइस में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर कोई लंबी निवेश का लंबी अवधि का इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली 300 के प्राइस टारगेट से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और एक दूसरा जो बैंक था बेसिकली वो है बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली अगर हम देखें तो वैल्यूएशन फ्रंट पे काफी चीप है, क्रेडिट ग्रोथ काफी इंप्रूव हुई है। कंपनी के जितने भी ऑपरेटिंग मेट्रिक्स है, वेदर इट इज एनपीए रेशियो, वेदर इट इज रिटर्न रेशियो, सभी रेशियोज इंप्रूव हुए हैं बैंक ऑफ इंडिया के। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूँ, तकरीबन 0.6 प्राइस टू बुक पे मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया, एडजस्टेड प्राइस टू बुक पे। तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया में तकरीबन 90 रुपीज के प्राइस टारगेट से इसमें 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन से इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये तो दोनों पीएसयू स्पेस बैंक्स पर एक नजरिया रहा। वैल्यू की अभी आपने बात की विवेक, तो क्या वैल्यू पतंजलि फूड्स में भी दिखने लगी है? ये भी अदानी विल्मर की चाल के जैसे ही साथ साथ पतंजलि फूड्स भी चला है। और इनफैक्ट एफपीओ की भी न्यूज आई, वहां से भी कुछ पिक नहीं हो पाया। लेकिन रूरल डिमांड पिकअप होने के इंतजार में इनफैक्ट Q4 से लग रहा था, और ये एक बार खुद बाबा रामदेव ने भी एक बार रिएक्शन भी दिया था। लेकिन अब क्या वैल्यू पतंजलि फूड्स पे दिख रही है? देखिए, आप अगर स्ट्रिक्टली पूछो तो मुझे पतंजलि फूड्स से ज्यादा अडानी विल्मर पे ज्यादा वैल्यू दिखती है। पतंजलि फूड्स जाएगा यहाँ से, मतलब 1040 का टारगेट लेके रख सकते हो। लेकिन इस स्टॉक में कुछ कुछ दिक्कतें हैं, जैसे आप अगर डेट टू इक्विटी रेशियो अगर इसका देखो तो करीबन ये 10.6 टाइम्स है, मतलब इतना बड़ा डेट है इसमें। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी अगर आप देखो तो करीबन 3.8 करीबन आता है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है। लेकिन देखिए, ये जो पाम प्राइसेस वगैरह घटे हैं, अब वो घटने के बाद रूरल सेगमेंट में थोड़ी बहुत पिकअप आ रही है। इनफैक्ट 2-4 दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जहाँ पे रूरल सेगमेंट में भी काफी कंजम्पशन कम हुआ था, अब वो यहाँ से रिवाइवल का मोड दिखा सकता है। तो इसके लिए मैं टारगेट देख रहा हूँ 1040 रुपए का। बहुत अग्रेसिव नहीं रहूंगा मैं स्टॉक पे, क्योंकि बाकी दिक्कतें हैं। ऑफकोर्स मैनेजमेंट ने आके ये भी बहुत बार क्लियर किया है कि हम लोग डेट इसमें भी घटाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डेट रिडक्शन होता है और कोई गेम प्लान सही में दिखता है तो उस वक्त मैं बुलिश हो जाऊंगा। नहीं तो अडानी विल्मर मुझे बेटर लग रहा है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा यहाँ से आपको मतलब 10% का टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे। ऑल राइट। तो पतंजलि फूड्स
और अदानी विल्मर दोनों पसंद आते हैं। रिसर्च हमारी पतंजलि फूड्स पर है, तो इसलिए आप उसे टारगेट दे रहे हैं लगभग 1000 से ऊपर का। ठीक है, लेकिन अब भी अपने जो हाइज है उसके पास से तो काफ़ी दूर है, लेकिन ठीक है, एक गैप जो है वो कवर अप करके 1040 तक जा सकता है। लेकिन सनी, अगर इस वक्त अपैरल काउंटर्स की, टेक्सटाइल काउंटर्स की बात करें तो आदित्य बिरला पर क्या व्यू बन रहा है? 1 साल हो गया, 1 सवा साल ये काउंटर कहीं गया ही नहीं है, इनफैक्ट एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा रहता है। लेकिन अब अगर यहाँ से कोई इन्वेस्ट करता है तो कितना पोटेंशियल रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? आदित्य बिरला फैशन हमने देखा कि जिस तरह से कंसोलिडेट हुआ है पिछले 1 साल में, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है एट द करंट जंक्शन। और मुझे लगता है कि अगले 2 साल में ये कंपनी सालाना 500 से 600 करोड़ का प्रॉफिट डेफिनेटली बनाने लगेगी। और कहीं ना कहीं ये इट्स अ प्ले ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंड इन अर्बन एरियाज। और हमने देखा है कि अर्बन एरियाज में अभी भी स्पेंडिंग काफी हेल्दी है, जो कि तकरीबन काफी मंदी, काफी स्लोडाउन देखा है हमने रूरल एरिया में। तो मुझे लगता है कि आदित्य बिरला फैशन 300 के प्राइस टारगेट से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। आदित्य बिरला 300 रुपए के टारगेट के लिए आप इसे ऐड करेंगे। ये तो हुआ मिड कैप स्पेस। अब स्मॉल कैप स्पेस समझ लेते हैं, जहां पर काफी ज्यादा एक्शन की उम्मीद भी है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप ये पहले बॉटम आउट हो गए थे। शरद, स्मॉल कैप में क्या क्या रिसर्च आपके लेकर आई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स केमिकल स्पेस बीट एंड डाउन है, कुछ फार्मा स्पेस बीट एंड डाउन है, कुछ हमारे एक्सपर्ट से भी बातचीत हो रही है जो कह रहे हैं कि मैक्रो इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपकी स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे एक रैली देखने मिल सकती है। तो उसके कारण जो है हमारी फोकस रहने वाले। और इस लिस्ट में जो है हमने निकाली है ब्लूमबर्ग सर्वे में, सबसे पहले आता है जुबिलिएंट इंग्रेविया। अब ऑलमोस्ट 163%, यानी कि लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न आ सकता है इस स्टॉक में, इस सर्वे के हिसाब से। और यहाँ पे जो है 2-3 अहम ट्रिगर मैं बता देता हूँ। अच्छी ट्रैक्शन आ रही है सीडीएमओ बिजनेस में। जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी है वो अब प्ले आउट होने लगी है। कैपेक्स प्लान भी अनाउंस किया गया है लगभग 2300 करोड़ का, तो इस स्टॉक को ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। दूसरा रहने वाला दीपक फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग 100% का रिटर्न। और इसका इम्पॉर्टेंट रीजंस बता देते हैं ट्रिगर का, कि 4th क्वार्टर जो एक्सपेक्टेड है कि अबव एनालिस्ट एस्टिमेट्स के नंबर्स आने वाले हैं। जो स्प्रेड्स होते हैं उनके की प्रोडक्ट्स की, वो भी हायर साइड में अभी ट्रेड कर रहे हैं और वो कंटिन्यू सस्टेन होने वाले हैं, ये एनालिस्ट का मानना है। और आगे जाते हुए जो फर्स्ट क्वार्टर आएगी FY24 की, वहाँ पे उनकी अमोनिया प्लांट की भी कमिश्निंग होने वाली है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक रहेगा बालाजी अमाइंस। और ऑफकोर्स हमने कहा था केमिकल्स, लेकिन फार्मा में भी जो है हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग देखने मिल रही है इंस्टीट्यूशनल से, और रिटेल में भी इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे 3rd क्वार्टर FY24 से जो है रिकवरी एक्सपेक्टेड है ओवरऑल बिजनेस में। अब याद रखिए लगभग 60% बिजनेस जो है ये फार्मा स्पेस से देते, तो अगर फार्मा का बिजनेस बढ़ने लगेगा तो बालाजी अमाइंस का भी बढ़ने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल्स, लगभग 70% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि टेक्सटाइल बिजनेस तो थोड़ी सी कह सकते हैं म्यूटेड ही रही है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड एक्सपोजर भी उतनी ज़्यादा नहीं है और अभी डिमांड अभी भी थोड़ी कम है। लेकिन जो उनके रियल एस्टेट बिजनेस है वो एक री-रेटिंग ट्रिगर हो सकती है। और आखिर में आता है ग्राफाइट इंडिया। यहाँ पे लगभग 63% का जो है ग्रोथ का पोटेंशियल है। लेकिन पहले ही बता दें कि एक साइक्लिकल बेट होता है, ये आगे कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड रहता है। और जो आपने कहा, गेस्ट ने कहा था कि जो चाइना की रीओपनिंग की थीम है उसमें जो है एक टाइप से स्टील डिमांड में भी बढ़ोतरी होने वाली हो, तब जो है आपके ग्राफाइट HEG स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने मिल सकती है। ऑलराइट, काफी इंटरेस्टिंग नेम्स आप लेकर आए हैं। केमिकल स्पेस सबसे पहले तो वो, और स्मॉल कैप स्पेस आपने चूज किया और उसमें भी केमिकल स्पेस चूज किया। बहुत अच्छे पोटेंशियल रिटर्न्स। जुबिलेंट इंग्रेविया पे लगभग 160% के रिटर्न, दीपक फर्टिलाइजर लगभग 100% तक के रिटर्न। एक बार चलिए विवेक और सनी से भी समझ लेते हैं। विवेक, केमिकल स्पेस में कौन सी होंगी आपकी टॉप बेट्स? जुबिलेंट, दीपक, बालाजी, कहाँ पर नजर होगी? देखिए, जुबिलिएंट इंग्रेविया मेरा फेवरेट पिक रहेगा। इसके लिए नहीं कि रिसर्च ने इतना बड़ा टारगेट दिखाया है, लेकिन ये एक मैं बोल दूं कि एक हिडन जेम है। जैसे डिवीज लैब एक जमाने में हुआ करता था, वैसा मेरे को दिख रहा है। और ये भी कंपनी डीमर्ज हुई थी उसके पेरेंट से, और उसके बाद में ये सीडीएमओ में बहुत अच्छा प्ले है आज के दिन। और इतना गिरने के बाद मतलब काफी बहुत करेक्शन इसमें देख चुके हैं हम लोग, और आज 6000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये देखिए फार्मा की दिक्कतों के कारण इसका रिजल्ट करीबन 26% लास्ट टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ था, और सेल्स ठीक ठाक थी इसकी। और पर्टिकुलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप अगर देखो तो इसका 9% घटा हुआ था। लेकिन अब जो फार्मा में रिकवरी देखने को मिलेगी, इनफैक्ट ऐसे डिस्क्लोजर मैंने आज भी कुछ फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट करवाया है क्लाइंट्स को,
मुझे लग रहा है कि यहाँ से बॉटम आउट होगा और यहाँ से रिकवरी आपको दिखा सकता है। तो ये जो प्रीवियस हाइस था इसका करीबन 650 700 वहां तक जा सकता है कि यस अफकोर्स ये जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप 450 टारगेट रख लो जो मैंने दिया है, लेकिन मीडियम टर्म तो लॉन्गर टर्म आप अगर रखते हो तो मैंने जैसे कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है मुझे और अंडर वैल्यूड स्टॉक है, काफी अंडर वैल्यूड लग रहा है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसमें सीडीएमओ बिजनेस का बड़ा ट्रिगर है और आपको इसीलिए 450 का टारगेट यहाँ समझ आता है। ठीक है, सनी से भी समझ लेते हैं उन्हें कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है स्पेशलिटी केमिकल में। सनी मुझे बालाजी अमाइन काफी अच्छा लगता है लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि हमने देखा है कि पूरा केमिकल जो सेक्टर है इसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है ड्यू टू, क्योंकि केमिकल कंपनी में हमने देखा कि मार्जिन काफी प्रेशर में रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल जो स्लोडाउन है उसके कारण जो रियलाइजेशन है वो कम हुए, कंपनी के मार्जिन प्रेशर में आए हैं। इनकी जो एंड यूजर इंडस्ट्री है जैसे फार्मा इंडस्ट्री वो प्रेशर में है, बट मुझे लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी है वो सब प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और अगर कोई लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहे बालाजी अमाइंस में तो यहाँ एक काफी अच्छा अपसाइड देखने मिलेगा। तो मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहूंगा बालाजी अमाइंस पे विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 2500 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। ऑलराइट, एक और स्टॉक जो टेक्सटाइल स्पेस से लिस्ट किया आप रिसर्च में वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। इस पर क्या व्यू रहेगा विवेक, आप बताएं। देखिए दो बिजनेसेस है इसमें प्रियंका। एक तो है टेक्सटाइल बिजनेस जो काफी धीमा और स्लो चल रहा है आज के दिन, लेकिन आप अगर सरकार का भी फोकस देखोगे, 2 PLI स्कीम्स इन्होंने अनाउंस कर चुके थे। इनफैक्ट मैं चेन्नई से बैठा हूँ और तमिलनाडु गवर्नमेंट भी काफी फोकस दे रही है टेक्सटाइल पे यहाँ से रिवाइवल करवाने के लिए। तो वो बिजनेस आगे चल के हो सकता है कि इंप्रूवमेंट दिखाए, पहली चीज। दूसरी चीज जहाँ पे इनमें इसमें एक और बिजनेस है जो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट यहाँ से काफी स्ट्रांग करेगा और जो आज RBI का पॉलिसी आया है उसके बाद लग रहा है कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा था रियल एस्टेट में वहां पे एक धीमापन आएगा। तो मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, आपको आराम से ये 800 प्लस का टारगेट दिखा सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। और अगर टेक्सटाइल रिवाइवल होता है, मतलब जैसे रियल एस्टेट तो ठीक ठाक चल रहा है ऑलरेडी, अगर टेक्सटाइल रिवाइवल होता है तो इसका टारगेट और भी ऊपर जा सकता है। तो ये 4 फिगर का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा। फिलहाल 800 के हिसाब से आप 100% इसको परचेस कर सकते हो। प्रॉब्लम वन स्टेप एट अ टाइम विवेक। पहले 800 का टारगेट आय कर लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को, उसके बाद ये थमेगी नहीं चाल, आप और ऊपर भी लेवल्स देख सकते हैं सेंचुरी में। जो क्योंकि जितना भी मेटल स्पेस से स्टील डिमांड में जो रिकवरी और सुधार सेंटिमेंट का बड़ा ट्रिगर डायरेक्ट स्टील मेटल काउंटर्स को तो है ही, साथ में इसी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स को भी फर्क पड़ता है। और उसी में एक स्टॉक जो शरद ने लिस्ट किया वो है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट पर कोई व्यू होगा आपका सनी? तो ग्रेफाइट पे बेसिकली मेटल एज एन इंडस्ट्री पे अभी हमारा जो व्यू है न्यूट्रल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल काफी अनसर्टनिटी है। इसके चलते हुए मैं मेटल पे एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक या न्यूट्रल व्यू लेना चाहूंगा एज ऑफ नाउ, एंड दैट इज द रीजन कि मेरा व्यू भी ग्रेफाइट के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा टिल द टाइम कहीं ना कहीं रिकवरी हमें देखने मिलती है ग्लोबली। अगर ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल और इन्फ्लेशन का जो नैरेटिव है ये कूल ऑफ होके कहीं रिकवरी दिखती है चाइना में या बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वहां पर, देन उसके बाद मैं बुलिश व्यू लेना चाहूंगा। टिल दैट टाइम आई विल बी न्यूट्रल ऑन ग्रेफाइट इंडिया। रिस्पेक्ट योर व्यू सनी। तो सनी तो न्यूट्रल व्यू ले रहे हैं, विवेक आपका क्या व्यू रहेगा ग्रेफाइट पर? देखिए इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा इसमें। ऑफकोर्स ऑक्सीमोरन है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेटल प्राइसेस बहुत अग्रेसिवली यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऑफकोर्स चाइना रीओपनिंग स्टोरी वगैरह है, लेकिन ग्लोबली जो रिकवरी आनी है उसमें हो सकता है अगले 6 महीना 1 साल आराम से लग जाए। इंडिया में बहुत बड़ा इलेक्शन आएगा, US में आने वाला है और कई यूरोपियन कंट्रीज तो अभी भी डिस्टेबलाइज होकर रखे हैं। तो उस चक्कर में स्टॉक काफी गिरा है। इसके लिए 301 का आपको टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि अंडर वैल्यूड लग रहा है मुझे आज के दिन ये। और लॉन्गर टर्म ये सिक्लिकल स्टॉक है, तो आपको कभी भी ऑन रैलीज आपको प्रॉफिट यहाँ वहां बुक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, विवेक और सनी ने भी अपने टारगेट्स एक बार वेरी क्विकली व्यूअर्स को सारे के सारे स्टॉक्स दिखाते हैं। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप एक सिलेक्ट लिस्ट, इस पूरी बास्केट में लगभग 15 से 18 नाम हम आपके लिए लेकर आए हैं और इतना अपसाइड
एक यूनानिमस व्यू जो ब्लूमबर्ग का एस्टिमेशन है वो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये निफ्टी के कुछ काउंटर्स हैं, इसी तरह से हिंडाल्को और इंडसइंड भी इस लिस्ट में शामिल है। अब मिड कैप के भी स्टॉक्स लेकर आते हैं। पिरामिल, बंधन बैंक, पतंजलि फूड्स और जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें आपके PSU बैंक्स है, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं और आदित्य बिरला फैशन वीक है। और तीसरी बास्केट रहेगी स्मॉल कैप से, जिसमें काफी सारे नेम स्पेशलिटी केमिकल से जुड़े हुए हैं। तो इन स्टॉक्स पे आप जरूर नजर रखें। चले इसी के साथ शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ही, शरद सारी रिसर्च लाने के लिए, विवेक और सनी आज इस पर अपने इनपुट्स देने के लिए। लगातार एक्शन बना हुआ है। मुझे दीजिए इजाजत, कहीं मच जाएगा लेकिन आप